वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है आर एस शर्मा, उसके पूरे सिलेबस का यानी पूरे चैप्टर्स का निचोड़ एक और टेस्ट में ले आया हूँ। इससे पहले मैंने एक दिया, अगर वो नहीं देखा उसको देखिए भाई। पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 टेस्ट है लगा लीजिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है। एससीएस के समरी नोट्स भी इसमें इंक्लूड है आपके। तो ऐसे ही हम तैयारी कराते हैं, पहले आपको पूरा सिलेबस पॉइंट वाइज देते हैं, पढ़िए उसको, वीडियोस हम देते हैं, पढ़िए समझिए, डाउट पूछिए, उसके बाद टेस्ट से प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फीड हो जाएं एकदम। चलिए आइए, पहला सवाल है, सही बताना है इसमें। आज के तिरहुत मंडल में गंगा के उत्तर में वज्जियों का राज्य था, कह रहे हैं, और ये 8 लोगों का संघ था। उनमें से सबसे शक्तिशाली जो थे लिच्छवी थे, उनकी राजधानी वैशाली थी। काशी महाजनपद इसकी राजधानी वाराणसी थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित कोशाल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा से होती है। कौशल में एक महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी, जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे कौन सा सही है, ये महाजनपदास के बारे में है। तो आप देखिए यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 2 पे यहाँ गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, और कपिलवस्तु की राजधानी बस्ती जिले के पिपरवा में खोजी गई है, जिसे आज सिद्धार्थनगर जिले के रूप में भी जाना जाता है। कपिलवस्तु की दूसरी राजधानी पिपरवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर है। मल्लों की राजधानी कुशीनरा थी, जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और कुशीनरा की पहचान बलिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी गलत है ना। मल्लों की जो राजधानी है वो कुशीनरा थी, ये बात बिल्कुल सही है, पर जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई है ना वो भी ठीक है। कुशीनरा की पहचान बलिया नहीं होगी, है ना, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। कुशीनरा की जो पहचान है ये देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है ना, यहाँ देवरिया होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सही बताना है आपको, कौन सा सही होगा। कह रहा वत्स जनपद जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती राज्य मध्य मालवा तथा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला हुआ था, और इस राज्य के जो थे 2 भाग थे, उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे, उनके द्वारा शुरू की गई विजय और विस्तार की नीति अशोक की कलिंग की विजय के साथ समाप्त हुई थी। तो यहाँ कौन सा सही है, तो यहाँ आप देखें तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। मगध की जो असली शत्रुता है वो अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। अवंती के जो राजा हैं चंड प्रयोत महासेन, कौन, चंड प्रयोत महासेन थे। मगध की पहली राजधानी जो थी राजगीर में थी, उस समय से गिरिव्रज कहते थे ना। मगध की जो पहली राजधानी राजगीर में थी उसे गिरिव्रज कहते थे। अजात शत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था भाई। यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा आपका। कह रहा उदयन के बाद शिशुनाग राजवंश ने शासन शुरू कर दिया, और उन्होंने कुछ समय के लिए राजधानी को अवंती में स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग के बाद नंदों ने शासन शुरू करा और वे मगध के सबसे शक्तिशाली शासक बने। लौह युग के बाद यानी आयरन एज के बाद मगध की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थे। भाई लोहा मिल गया तो हथियार बनाने में आसानी थी। मगध को उज्जैन पर कब्जा करने में लगभग 100 साल लग गए थे। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई, तो आप देखेंगे यहाँ पहला गलत है। क्यों, क्योंकि उदयन के बाद आप देखिए शिशुनाग वंश ने शासन शुरू कर दिया, ठीक है, परंतु जो उनकी राजधानी है वो वैशाली में स्थानांतरित करी थी, है ना, अवंती में नहीं। कुछ समय के लिए इन्होंने वैशाली में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। चलिए अब इसमें भी गलत की पहचान करनी है भाई, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, ये 4 स्टेटमेंट हैं आपकी। ईरानी शासक डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में सिंध के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
यह क्षेत्र जो है फारस यानी ईरान का 20वां प्रांत या छत्रपी बन गया था। फारस साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 छत्रपियां थीं। भारतीय छत्रप में सिंधु नदी के पश्चिम में सिंधु, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और उत्तर प्रदेश का हिस्सा शामिल है। यानी द इंडियन छत्रप इंक्लूडेड सिंधु, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टू द वेस्ट एंड ऑफ इंडस रिवर। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे छत्रप का मतलब हो गया, देखिए छत्रप का मतलब क्या हुआ, सिंधु नदी के पश्चिम, ये जो सिंधु है इसका पश्चिम, ठीक है, और उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो इधर वाला पार्ट है, और ये जो पंजाब का पश्चिम वाला भाग है, उत्तर प्रदेश का नहीं है ना, किसका? पंजाब का। तो यहाँ पंजाब होना चाहिए, द पार्ट ऑफ पंजाब टू द वेस्ट ऑफ इंडस रिवर है ना, ये छत्रप कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई। भारत और ईरान का यह संपर्क करीब 20 सालों तक बना रहा था। इससे भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला था। ईसा पूर्व 2री सदी में पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। सिकंदर ने न सिर्फ एशिया माइनर और इराक को बल्कि ईरान को भी जीत लिया था। ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर काबुल की ओर चला गया था, जहां से वह खैबर दर्रा पार करके 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। तो कौन सा यहाँ पे गलत है भाई? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि अशोक के जो कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं, 3री सदी के। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सही बताना है। पुरातत्व के अनुसार ईसा पूर्व 6ठी सदी उत्तरी कृष्ण मर्जित मृदभांड अवस्था का आरंभ काल है। इंग्लिश में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी द 6th century BC is the beginning of northern black polished wear phase. northern black polished wear phase. उत्तरी कृष्ण मर्जित मृदभांड अवस्था में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई थी और यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। And it was during NBPW phase the urbanization began in the plains of Ganga and this city is called second urbanization of India. कौन सा सही है? तो यहाँ देखेंगे दोनों सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सही की पहचान करनी है। पटना में लकड़ी के पैलिसेड मिले हैं जो मौर्य या मौर्य पूर्व काल के हो सकते हैं। इनमें कई नगर किलाबंद हैं। वैशाली के सदलपुत्र शहर में कुंभकारों की 500 दुकानें थी। हमें शिल्पियों की 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख केवल लोहारों, बढ़इयों, चर्मकारों और रंगकारों की श्रेणियों का हुआ है। शिल्पी और वणिक दोनों नगरों में अपने अपने नियत भागों में रहते थे। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही होगा? तो ये चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। वाराणसी जो है बुद्ध के युग में एक महान व्यापार केंद्र था। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं। आरंभ में सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, हालांकि कुछ तांबे के भी हैं। और पाली ग्रंथों से मुद्रा के प्रचुर प्रचलन का संकेत मिलता है और यह भी पता चलता है कि वेतन और मूल्य का भुगतान सिक्कों में किया जाता था। इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उगाया जाने वाला मुख्य अनाज जो था वो जौ था। अब यहाँ कौन सा गलत होगा भाई? तो आप देखेंगे इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में पैदा होने वाला मुख्य अनाज जो है जौ नहीं है, ये चावल है ना, यहाँ पे चावल होना चाहिए। ये गलत है, बाकी ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 पे आते हैं। कह रहे हैं मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कौटिल्य के नाम से भी जाने जाने वाले चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध की गई चालों की विस्तृत कहानी मुद्रा राक्षस नामक नाटक में दी गई है, जिसकी रचना 9वीं शताब्दी में विशाखादत्त ने की थी। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिमी भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था, जो सिंधु नदी के पश्चिम में शासन करता था। अंत में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 100 हाथी ले लिए थे और बदले में उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दिया था। बताइए यहाँ पे कौन सा जो है आपका गलत हो जाएगा? ध्यान से पढ़िए, छोटी सी गलती है बस। तो आप देखेंगे यहाँ पे, बताइए। तो देखिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए थे, 500 एलिफेंट लिए थे और बदले में उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का क्षेत्र दे दिया। जाओ मौज करो। आज 500 हाथी भारत में नहीं होंगे, तब सेनाओं में होते थे भाई, लाखों लाखों हाथी लोगों के। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा सही है। चंद्रगुप्त के साम्राज्य में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत
और दक्कन के अलावा बिहार, उड़ीसा का, बंगाल का बड़ा हिस्सा शामिल था। मौर्य ने बहुत विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी, जिसकी झलक हमें मेगास्थनीज और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के वर्णनों में मिलती है। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौन सा सही है भाई? यहाँ देख रहे हो आप, पूरा हिस्ट्री के एक एक टॉपिक का रिवीजन हो रहा होगा आपको, है ना। टफ लगेगा आपको, हमने इसीलिए इस तरह के टेस्ट कराते ही हैं कि आपके सिलेबस का पूरा रिवीजन हो जाए, है ना। बाकी वन लाइनर जो होते हैं वो हम अपने SCS क्विज में कराते हैं, वो आपको हम क्विज करा देते हैं। तो बताइए कौन सा सही है यहाँ? तीनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसमें आपको गलत बताना है। मेगास्थनीज के अनुसार राजा की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया जाता था, जिसके सदस्य बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है वो 6 समितियों द्वारा किया जाता था और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य काल के कई प्रकार के बाट मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पे पाए गए हैं। बाट का मतलब समझे, वो जो मेजरमेंट्स होते हैं, वेट्स होते हैं वो। और प्लीनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में आप देख सकते हो कितने पैदल सेना थी भाई? 6 लाख की सेना थी खाली, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी शामिल थे। बहुत विशाल सेना थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे गलत जो आप देखेंगे कि जो कई प्रकार के बाट हैं, जो वेट्स हैं, वो हमें मध्य प्रदेश में नहीं बिहार में मिले हैं, है ना, बिहार में मिले हैं। तो ये गलत था। 14 में आपको सही बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है, लिपि है, वो अरमिक और यूनानी दोनों है। अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित थी। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और परंपरा बताती है कि वो बौद्ध भिक्षु हो गया था। तो कौन सा यहाँ पे ठीक होगा? चारों में से चारों ठीक हो जाएंगे। 15 पे आते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है भाई। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? अशोक ने बौद्धों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया था और प्रचारकों को न केवल दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका, बर्मा आदि में भी भेजा था, ताकि वहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया जा सके। अशोक ने महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म महामात्र को नियुक्त किया था। उसने अपने साम्राज्य में न्यायिक कार्यों को करने के लिए राजकों को भी नियुक्त किया। अशोक ने 232 ईसा पूर्व में संन्यास ग्रहण किया। अशोक ने एक धर्म, एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में अपने राज्य को बांध दिया था एवं उसके लगभग सभी अभिलेख एक ही लिपि ब्राह्मी में है। कौन सा यहाँ गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे पहला जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अशोक ने जो तीसरा सम्मेलन आयोजित करा था, दूसरा नहीं तीसरा, है ना, उसमें ये करा था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। इसमें भी गलत की पहचान करनी है भाई। 16 में अशोक ने अपने शिलालेख में कहा था कि राजा का आदेश अन्य सभी आदेशों से ऊपर होता है। अशोक ने अंग, वैशाली, काशी, कोशाल, अवंती, कलिंग आदि को एक एक करके मगध साम्राज्य में मिलाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 29 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इनका मुख्य कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। मेगास्थनीज ने बताया कि मिस्र की तरह मौर्य राज्य में अधिकारी जो है वो भूमि की माप करते थे और उन नहरों का निरीक्षण करते थे जिनसे होकर छोटी नहरों तक पानी पहुंचता था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो आप देखें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 29 नहीं, यहाँ पे आपको 27 अध्यक्ष नियुक्त जो है वो करे गए थे। देखेंगे कितने, 27। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। भारत में घरेलू दास वैदिक काल से ही पाए जाते थे। पहली बार मौर्य काल में दासों को बड़े पैमाने पर कृषि में नियोजित किया गया था। अफगानिस्तान में जो काम दास द्वारा किया जाता था वही काम भारत में शूद्रों से लिया जाता था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र एक राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल जाता था। अशोक के शासनकाल के दौरान हिमालय की तराई में वैशाली से चंपारण होते हुए कपिलवस्तु, कलसी, हजारा, अंत में पेशावर तक एक सड़क का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो ये गलत है। अफगानिस्तान में दास जो थे ये नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था ग्रीस, है ना। ग्रीस है और आपका रोम है। यहाँ पे जो काम दास लोग करते थे वही भारत में शूद्रों से लिया जाता था। ठीक है, चलिए 18 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है भाई। कौटिल्य ने कृषकों, कारीगरों, व्यापारियों में
या व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत सारे करों का नाम उल्लेख किया है। कौटिल्य हैज मेंशन अ नंबर ऑफ टैक्सेस लिवाई ऑन द एग्रीकल्चर, आर्टिशन एंड ट्रेडर्स। कौटिल्य के अनुसार से समहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो समहर्ता है वो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडार घर का संरक्षक होता था। अशोक के शिलालेख से यह स्पष्ट है कि देश का जो आबाद हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में था वह मुगलों और शायद ईस्ट इंडिया कंपनी के भी नियंत्रण में था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तीनों सही है। क्वेश्चन 19 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। मेगस्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। मेगस्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया है। कौन सा यहाँ सही है? तो ये तीनों ठीक है। 20 में आ जाते हैं। यहाँ सही बताना है आपको। सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदू कुश पार किया था। वे उत्तर अफगानिस्तान के अंतर्गत वक्षु नदी के दक्षिण बैक्टीरिया में राज करते हैं। भारत पर आक्रमण सबसे पहले उन यूनानियों ने किए जो हिंद यूनानी या बक्तीरिया यूनानी कहलाते थे। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक हुआ मिनंदर। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। मिलिंद की राजधानी पंजाब में शाकल थी। क्या थी? शाकल। ठीक है, यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। 21। और दोस्तों हमारा जो पेड कोर्सेज है वो यूपीपीएससी 2026 के लिए एकदम शुरू से बैच चालू है, जिसको आप ज्वाइन करके संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, इस बैच में आपको जो अगर आप ज्वाइन करते हैं कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, चाहे वो नोट्स हों पूरे सिलेबस के एक एक पॉइंट के, करंट अफेयर्स हो, बजट हो, रिपोर्ट्स हो, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सब आपको यहाँ मिलेंगी। टेस्ट प्रैक्टिस के लिए और डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज, संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं बेसिक से एडवांस तक की। ठीक है, इसके ग्रुप चल रहे हैं, ये नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। 21 पढ़िए क्या कह रहा है। 21 में गलत की पहचान करनी होगी। मिनंदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और नागसेन के द्वारा दिए गए जो उत्तर हैं एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पनाह। मिलिंद पनाह को बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। और भारत के इतिहास में इंडो बैक्टीरियन शासन एक महत्व है, इसलिए क्योंकि यूनानी शासकों ने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो यूनानी द्वारा जारी किए गए हैं, जिनकी मात्रा कुषाणों के शासनकाल में बढ़ गई है। तो यहाँ कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा? तो बहुत ही आसान है। मिलिंद पनाह को बाणभट्ट में नहीं लिखा है। किसने लिखा है? नागसेन के द्वारा लिखा गया है ना। मिलिंद पनाह किसने लिखा है भाई? नागसेन ने। शकों की निम्नलिखित में से किस शाखा ने पंजाब, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था भाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो आप देखेंगे इसका जो है दूसरा सही हो जाएगा भाई। आप देखेंगे जो शख्स थे, शख्स, इनकी 5 शाखाएं या 5 ब्रांचेस जो है वो भारत में आई थी, है ना। कितनी? 5 भाई। यूनानियों के बाद आए थे ये। ठीक है, किसके बाद आए थे? शख्स, ग्रीक्स के बाद आए थे ये। 5 शाखाएं इनकी आई थी, आपको याद रखना है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत में ग्रीस की प्राचीन कला का परिचय दिया था, जिसे हेलेनिस्टिक कला या हेलसिंटिक आर्ट बोला गया भाई। भारत में गांधार कला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। विक्रमादित्य ने शकों को हराया था और उसके बाद शकों पर विजय के बाद 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नाम से एक नया संवत शुरू हुआ था। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्यों की जो संख्या है वो 14 तक पहुंच गई थी, और सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य गुप्त सम्राट जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। शकों ने गुजरात में समुद्री व्यापार से लाभान्वित होकर वहाँ भारी जो मात्रा है उसमें चांदी के सिक्के चलाए। सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदमन प्रथम था। उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात में एक बड़े भाग में था। रुद्रदमन प्रथम जो है इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र में प्रसिद्ध झील सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। और काटफिसिस प्रथम ने हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के चलाए थे। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत सवाल इससे बनता है। चारों सही है यहाँ पे। चलिए 25 में गलत बताना है आपको। यहाँ पे
कह रहा है कार्टफिसिस द्वितीय, इसने बड़ी संख्या में तांबे की मुद्राएं जारी की थी और अपना राज्य सिंधु नदी के पूरब में फैलाया था। और वहीं मथुरा में पाए गए कुषाण के जो सिक्के हैं, शिलालेख हैं, संरचनाएं हैं, मूर्तियां हैं, इनसे पता चलता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जहां कनिष्क ने एक मठ और एक विशाल स्तूप बनवाया था। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे पहला गलत है। कार्टफिसिस 2 जो है, इसने गोल्ड के सिक्के चलाए थे, भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, तांबे की नहीं। चलो 26 में आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही है। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस या यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, इसने मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा में ईसा पूर्व लगभग दूसरी सदी के मध्य में विष्णु की आराधना के लिए एक स्तंभ बनवाया था। कुषाण शासक जो शिव हैं और बौद्ध दोनों उपासक थे। तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर हम इन दोनों देवताओं के चित्र पाते हैं। काव्यशाली का जो पहला नमूना है रुद्रदमन का काठियावाड़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 350 ईसा पूर्व है। अश्वघोष ने बौद्ध की जीवनी बुद्धचरित के नाम से लिखी थी एवं उसने सौंदर्यानंद नामक काव्य भी लिखा था, जो संस्कृत काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, तर्क करिए, सोचिए कौन सा यहाँ गलत है। तो आप देखेंगे ये जो रुद्रदमन का काठियावाड़ अभिलेख है, इसका समय 150 ईस्वी है, 150 नहीं, ठीक है, 150 AD। चलिए अगला पे आ जाते हैं 27। गलत बताना है। सातवाहनों का सबसे पुराना जो अभिलेख है ईसा पूर्व पहली सदी का है, जब उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र शतकर्णी ने शकों को हराया था एवं अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। गौतमी पुत्र शतकर्णी का जो साम्राज्य है उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमी पुत्र शतकर्णी के उत्तराधिकारियों ने 280 ईस्वी तक राज किया था। तो बताइए यहाँ कौन सा जो है आपका गलत हो जाएगा। तो देखेंगे आप गौतमी पुत्र शतकर्णी के उत्तराधिकारी जो है 220 ईस्वी तक राज करेंगे। कब तक? 220। 28 इसमें भी आपको गलत बताना है। आंध्र प्रदेश में वशिष्ठ पुत्र पुलियामई के सिक्के और शिलालेख मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि दूसरी शताब्दी के मध्य तक यह क्षेत्र सातवाहन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। वशिष्ठ पुत्र पुलुमई ने आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर पैथन या प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार हराया था, लेकिन वैवाहिक संबंधों के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया था। कुषाण ब्राह्मणों को भूमि या जागीर देने वाले पहले शासक थे। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सातवाहन जो थे ब्राह्मणों को भूमि या जागीर देने वाले पहले शासक सातवाहन थे, कुषाण नहीं। कौन थे? सातवाहन। ठीक है। 29 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है। सातवाहनों के समय जिला को अशोक के काल की तरह ही आहार कहा जाता था। जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आहार कहते थे। सातवाहनों के समय में उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही आमत्य और महामत्य कहलाते थे। सातवाहनों के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का जो काम है वो गौलमिक को सौंपा जाता था। सातवाहनों ने जैन धर्म के लोगों को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू करी थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि सातवाहनों ने जैन धर्म वालों को नहीं दिया था, ये बौद्ध भिक्षु हैं, ब्राह्मण हैं, उनको दिया था ये कर मुक्त गांव, जैन को नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, राजा, महाभोज और सेनापति। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, अमरावती सातवाहनों के शासन के तहत और विशेष रूप से उनके उत्तराधिकारियों इक्ष्वाकुओं के शासन के तहत बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बनाए गए थे। सातवाहनों की राज की भाषा प्राकृत थी और सातवाहनों के सभी शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। यहाँ 31 आते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है भाई। 5 स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। महापाषाणकालीन लोग प्रायद्वीप के सभी उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन पूर्वी आंध्र तमिलनाडु में उनकी संख्या जो है अधिक है।
उनकी शुरुआत लगभग 1000 ईसा पूर्व मानी जा सकती है, लेकिन कई मामलों में महापाषाणकालीन चरण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक चला हो सकता है। अशोक के शिलालेखों में वर्णित चोल, पांड्य और केरल पुत्र यानी चेर संभवतः भौतिक संस्कृति के अंतिम महापाषाणकालीन चरण से संबंधित थे। और तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में रहने वाले महापाषाणकालीन लोग मृतकों को गड्ढों में दफनाते थे और कंकालों को लाल कलश में रखते थे। लोहे के उपयोग के बावजूद महापाषाणकालीन लोग आंशिक रूप से बसने के लिए और आंशिक रूप से पहाड़ियों की ढलानों पर मृतकों को दफनाने के लिए निर्भर थे। तो यहाँ कौन सा जो है सही होगा भाई? 5 स्टेटमेंट है, चाहे तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़िए, एनालाइज करिए, 5 यहाँ सही हो जाएंगे। ठीक है, 32 में भी सही की पहचान करनी होगी, यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। उत्तर और सुदूर दक्षिण जो तमिलकम या तमिश्कम कहलाता है, दोनों के बीच संस्कृति और आर्थिक संबंध की स्थापना ईसा पूर्व 4वीं सदी से नितांत महत्वपूर्ण हो गई। दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण को जाने वाला रास्ता उत्तर वालों के लिए मूल्यवान सिद्ध हुआ, क्योंकि दक्षिण से उन्होंने सोना, गोती और विविध रत्न प्राप्त होते थे। अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य की जो सीमा है उस पर बसने वाले चोल, साम्राज्य की सीमा करो, यहाँ सीना नहीं, सीमा पर बसने वाले चोलों, पांड्यों, केरल पुत्रों और सतीय पुत्रों का उल्लेख है। और ताम्रपणियों या श्रीलंका के निवासियों का भी उल्लेख है। अशोक की उपाधि देवों का प्यारा को एक तमिल राजा ने अपनाया है। कौन सा सही है भाई? तो ये चारों सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें सही की पहचान करनी है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है 3 राज्यों में विभक्त था, चोल, पांड्या और चेर। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया और कहा कि उनका राज्य मोतियों के लिए मशहूर है। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था। उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेव था जो कपास के व्यापार के लिए मशहूर है। चेर या केरल देश पांड्य देश के पश्चिम और उत्तर में था। उसमें आधुनिक केरल राज्य का और तमिलनाडु का अंश था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक है यहाँ। चलिए 35 में आते हैं, यहाँ कौन सा सही है? मौर्य पूर्व काल के जो दिग् निकाय हैं उसमें लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। तो इसी काल के महावस्तु में राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायियों का उल्लेख है। मिलिंद पनाहो या मिलिंद प्रश्न में 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं, जिनमें 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबद्ध है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के करीमनगर और नालगोंडा जिले में हथियारों के अलावा तराजू की डंडी, मूठ वाले फावड़े और कुल्हाड़ियाँ, हंसिया, फाल, उस्तरा, करफूल आदि लोहे की वस्तुएं मिली हैं। भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं अफगानिस्तान और रोम में भी मिली हैं। रोम की शीशे की वस्तुएं तक्षशिला अफगानिस्तान में मिलती हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ भी देखेंगे चारों ठीक हैं। 35 पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। शक और कुषाण लोग पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिम समुद्री तट तक 2 मार्गों से जाते थे। रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भेजता था। रोम से भारत आई वस्तुओं में सबसे महत्व के हैं ढेर सारे रोमन सिक्के जो प्रायः सोने और चांदी के हैं। समूचे उपमहाद्वीप में लगभग 150 ऐसे सिक्के प्रकाश में आए हैं। इनमें अधिकतर विंध्य के दक्षिण में पाए गए हैं। रोम लेखक प्लिनी, इसने 77 ईस्वी में लैटिन में लिखे नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण में दुख भरे शब्दों में कहा है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए 36 पे आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं? सही बताना है आपको यहाँ पे। कुषाणों ने उत्तर और पश्चिम भारत में तांबे के सिक्के सबसे अधिक संख्या में जारी किए। तांबे और कांसे के सिक्के भारी मात्रा में कई देशी राजवंशों ने भी जारी किए। मध्य भारत में राज करने वाले नाग, पूर्वी राजस्थान पर तथा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के संलग्न क्षेत्रों पर शासन करने वाले योधे तथा कौशाम्बी, मथुरावंती और ऐछिन में राज करने वाले योधे। सबसे महत्वपूर्ण नगर जो है उज्जैनी था, क्योंकि यहाँ से अगेट और कार्नेलियन का निर्यात होता था। कौन सा सही है यहाँ पे? तो ये तीनों ठीक है। ठीक है, 37 में देखते हैं क्या कह रहा है, सही बताना है। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईसा पूर्व के आसपास आकर समाप्त हो गई थी। तब मध्य भारत का एक बड़ा सा भाग मुरुंडों के कब्जे में है और मुरुंडों ने 250 ईस्वी तक राज किया। 25 वर्षों के बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश के हाथ में सत्ता आई।
गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने एक लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया जो संभवतः नेपाल की थी। चंद्रगुप्त प्रथम लगता है एक महान शासक हुआ है क्योंकि उसने 319 से 20 में अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया था भाई, है ना। तो ये भी समय इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा सही हो जाएगा भाई? आप देखिए चारों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। यहाँ पे भी सही बताना है कौन सा है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र है और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, इसने गुप्त राज का अपार विस्तार किया है। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि हर्षेन ने अपने आश्रयदाता के पराक्रम का उद्यत वर्णन किया है। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का एक मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। इलाहाबाद की प्रशस्ति से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ है। कौन सा यहाँ पे सही होगा भाई? तो ये चारों ठीक है यहाँ, ठीक है। 39 में सही की पहचान करनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा बढ़ाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और यही उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार जो है वो कालिदास, अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। चंद्रगुप्त के समय में ही चीनी यात्री फाइयान जो है वो भारत आया और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विशद विवरण लिख गया था। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो ये चारों ठीक है। यहाँ 40 सही बताना है यहाँ पे भी आपको। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमार मात्य होते थे। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था और हर भुक्ति एक एक उपरिक के प्रभार में रहती थी। भुक्तियाँ कई विषयों अर्थात जिन्नों में विभाजित थीं और हर विषय का प्रभारी विषयपति था। पूर्वी भारत में विषय विधियों में बटे थे और विधियाँ ग्राम में विभाजित थीं। कौन सा यहाँ सही हो जाएगा भाई? तो ये पांचों सही हो जाएंगे। यहाँ 41 में देखते हैं सही की पहचान करनी है। कह रहा ब्राह्मण गुप्त वंशियों को क्षत्रिय मानने लगे, वे मूलतः वैश्य थे। ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को देवताओं के गुणों से अलंकृत रूप में चिन्हित किया। भारी संख्या में मिले ग्राम दानों के फलस्वरूप ब्राह्मणों ने खूब धन संचय किया है, जो लगभग 5वीं सदी ईस्वी में रचित नारव स्मृति में गिनाए गए हैं। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ और उनके लिए कृष्ण का पूजन विहित किया गया। तो यहाँ कौन सा सही है? यहाँ भी आप तीनों सही पाएंगे। और दोस्तों हमारे बैचेस चल रहे हैं, इनकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। पूरे बेसिक नोट्स, समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान के साथ तैयारी कराएंगे। बेसिक टेस्ट, डेली और मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेगा, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, सीसैट, पूरी तैयारी। कहने का मतलब है आप वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे कर सकते हैं हमारे बैचेस को लेके। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें आपको सही बताना है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया और फाइयान ऐसी धारणा देता है कि बौद्ध धर्म बहुत समुद्ध स्थिति में था, है ना, यानी संपन्न स्थिति में था, कह सकते हो फ्लरिशिंग स्टेट में था। गुप्त काल में विष्णु के उपासकों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम आदि बहुत से स्रोत लिखे गए हैं। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है तथा इस काल में उत्तर भारत में कई नगरों का पतन हुआ था। गुप्तों के पास सोना भारी मात्रा में था, चाहे वह किसी भी स्रोत से आया हो। उन्होंने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, है ना, किसने? गुप्त काल में कह रहा है। तो यहाँ कौन सा सही है? चारों ठीक है यहाँ पे भी, ठीक है। चलो 43 में सही बताना है भाई, कौन सा सही है। बंगाल और उड़ीसा के बीच वाले सीमांत क्षेत्रों में दंड भुक्ति नाम की एक कर संग्रह राजस्व प्रशासन संबंधी इकाई बनाई गई थी। दंड का अर्थ है सजा और मुक्ति का अर्थ है मजा। दक्षिण पूर्वी बंगाल में फरीदपुर क्षेत्र में 5 किता जमीन एक बौद्ध विहार को दी गई, जो पड़ती थी, पानी में डूबी रहती थी, इसलिए कर योग्य नहीं थी। इसी तरह कुमिल्ला जिले में हरिणों, सुअरों, अरना भैंसों, बाघों, सांपों आदि से भरे जंगली इलाके में बहुत सारी जमीन 200 ब्राह्मणों को दान दी गई थी। ब्रह्मपुत्र मैदान में पूरब से पश्चिम तक फैला कामरूपी 7वीं सदी में चमका, लेकिन उत्खननों से पता चला कि गुवाहाटी के निकट बस्तियां जो है ईसा सन की 4वीं सदी में जो है बस चुकी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे भी। चलिए 44 में भी आते हैं, सही की पहचान करनी है। उड़ीसा के समुद्र तटवर्ती भाग में लेखन कला ईसा पूर्व 3री सदी से ही ज्ञात थी और ईसा की 4वीं सदी तक के अभिलेख प्राकृत में मिलते हैं।
बंगाल के बारे में इस बात का प्रमाण मिलता है कि उत्तरी बंगाल के कई भागों ने, जहां अब बोगरा जिला है, अशोक काल में लेखन प्रचलित था। अशोक का ब्रह्मपुत्र द्वारा गठित त्रिभुजाकार भाग समतट कहलाता था, जिसे 4वीं सदी में समुद्रगुप्त ने जीता था। महानदी के दक्षिण में उड़ीसा का समुद्र तटवर्ती प्रदेश, जो कलिंग कहलाता था, अशोक के काल में सहसा उत्कर्ष पर चढ़ गया था। कौन सा सही है भाई? तो ये चारों सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, यहाँ पे भी सही बताना है आपको। भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी के स्थल शिशुपालगढ़ में गई खुदाई में या शिशुपालगढ़ में की गई खुदाई में कई रोमन वस्तुएं मिली। 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्रों की सूची में कौशल और महाकांतार शामिल हैं। इन दोनों में उत्तरी और पश्चिमी उड़ीसा के हिस्से शामिल हैं। मठारों ने महेंद्र पर्वत के क्षेत्र में महेंद्र भोग नामक एक नया जिला बनाया। मठारों ने अग्रहार नामक एक प्रकार न्यास स्थापित किया। अग्रहारों का उद्देश्य अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे ब्राह्मणों का समर्थन करना था। तो यहाँ पे कौन सा ठीक है? तो ये चारों भैया सही हो जाएंगे यार, ठीक है। तो अब देखेंगे, शानदार रिवीजन आप हो गया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, और ऐसे ही टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो पूरा रिवीजन आप कर सकते हैं और पूरी तैयारी पीसीएस की कर सकते हैं घर बैठ